सबसे पहले सर आपका नाम? मेरा नाम सोहन भारती है। मैं आज़ाद समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष सकल्डीहा। सर ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो पॉलिसी आया है, इसे आप किस नज़र से देखते हैं? ये केवल समझ लीजिए कि ये पहले से भी ये कानून चला 1952 में ये कानून आया था और इस कानून को सक्सेस न हो पाया, इसलिए फिर से अलग अलग दिशा में चुनाव हुआ और अलग अलग दिशाएं में जो चुनाव हुआ तो वो सक्सेसफुल चुनाव था। जो भी चुनाव हुआ अभी तो समझ लीजिए कि केवल दलितों को गुमराह करने के लिए ये वन नेशनल वन इलेक्शन का ये एक मोदी सरकार के द्वारा एक केवल समझ लीजिए कि एक अलग से ये एजेंडा है, यानी कि उनका एजेंडा है। और उस एजेंडे में ये जान लीजिएगा कि SC ST OBC के लोगों को यह पता न चल पाए कि चुनाव कब आया है और कब चला गया। ऐसा जैसे कि आप त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव देखेंगे, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये त्रिस्तरीय पंचायत हैं। और उसके बाद राज्यसभा का अथवा जैसे कि विधानसभा चुनाव होगा, उसके बाद नगर निगम का चुनाव होगा, फिर आम चुनाव होगा पूरे देश के, जैसे कि 2024 में अभी बीता है प्रधानमंत्री जी के चुनाव का। इसी आधार पर जान लीजिएगा कि केवल हमारे समाज को गुमराह करने के लिए एक कानून लाया गया है। इस कानून को सक्सेस पहले जब नहीं हो पाया तो आज कैसे होगा? सरकार तो कह रही है कि इससे जो खर्चा जो ज़्यादा बढ़ता है इलेक्शन में, उस पर बचत होगी। ऐसे कुछ नहीं है। ये बताइए कि क्या ग्राम पंचायत में क्या EVM लागू हो जाएगी? तो सरकार आगे की पॉलिसी में तय करेगी ना। ग्राम पंचायत में भी तो है। ग्राम पंचायत यानी कि सारे चुनाव 5 चुनाव होते हैं और पांचों चुनाव के एक कैटेगरी में लाया जाएगा, तो ग्राम पंचायत में EVM तो आएगी नहीं। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, उसके बाद नगर निगम का चुनाव होगा, फिर उसके बाद समझ लीजिए कि विधानसभा का चुनाव होगा, फिर लोकसभा का चुनाव होगा। तो केवल ऐसा ये षड्यंत्र रचा जा रहा है कि बहुत से ऐसी समाज है जहाँ पे शिक्षा का कोई अभाव नहीं है, शिक्षा है ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि चुनाव कब आता है, चुनाव कब जाता है, वोटर लिस्ट में कब नाम बढ़वाना है, कब घटाना है। ऐसा केवल समझ लीजिए कि केवल गुमराह करने के लिए ये कानून है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं कि उनको पता नहीं कि वोटर लिस्ट में नाम कब डाला जाता है। उनके बहुत से हम लोग देखे हैं कि अभी ऐसी लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहन मायावती जी, वो तो इसका समर्थन कर रही हैं। बहन जी की तो बात छोड़िए, बहन जी तो EWS का समर्थन की थी। ये भी हुआ है। बहन जी अगर अथवा EWS का अगर समर्थन नहीं करती तो आज हमारे समाज में वर्गीकरण नहीं होता। आपको लगता है कि बहन जी एक तरफ समर्थन कर रही हैं और एक तरफ भाई चंद्रशेखर जी इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि समाज किधर जाएगा अब इस कंडीशन में? इसमें तो समाज को सोचने की ज़रूरत है ना। समाज अभी हमारा समाज लगभग में 80% हमारा समाज शिक्षित है। 20% लोगों के पास अभी तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई है। तो जो 80% लोग हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के 80% लोग हैं, इनके सोचने की ज़रूरत है कि हम बहन जी के साथ जाएं और भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जाएं, या जो बहुजनों की बात करता है, जो बहुजनों के साथ कंधे में कंधे मिलाकर चलना चाहता है, चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो, चाहे भीम आर्मी हो। इंडिया गठबंधन तो इस कानून का विरोध कर रहा है। एक तरफ आपका ये जो चंद्रशेखर भाई हैं वो भी विरोध कर रहे हैं, समर्थन करने में बहन जी हैं, एक तरफ भाजपा है। तो इस कंडीशन में जो समाज है, जो बहुजन समाज है, वो इंडिया गठबंधन की तरफ रुख करेगा या फिर आज़ाद समाज पार्टी का जो गठबंधन अभी हरियाणा में हुआ है उस तरफ रुख करेगा? देखिए, समय अभी बहुत दूर है। अभी आज़ाद समाज पार्टी अभी नया गठन हुआ है, 4 साल की पार्टी है। 2020 में 15 मार्च 2020 को हमारा आज़ाद समाज पार्टी का गठन हुआ है। अभी आप देख ही रहे हैं, आने वाले टाइम में अभी हमारे यहाँ उपचुनाव है, 10 उपचुनाव है। उसमें भाई का जो आदेश होगा, उस आदेश के साथ हमारे आज़ाद समाज पार्टी के, अगर चाहेंगे भाई का आदेश हुआ तो पूरे देश के आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता केवल उस 10 विधानसभा में आपको दिखेंगे। उत्तर प्रदेश में अभी सुनने में ये भी आया है कि जो ओवैसी साहब की पार्टी है, उनका एक गठबंधन बना है PDM, तो उसमें आपकी पार्टी भी शामिल हुई है। ये सच है या गलत? ये सच है। आज़ाद समाज पार्टी का केवल एक ही है, बहुजन समाज स्थापित करना। हमारे मान्यवर साहब के जो मिशन था। कौन कौन सी पार्टियाँ आई हैं, कुछ जानकारी है आपको इसके बारे में? इतनी तो जानकारी नहीं है। जो PDM में जो काम करते हैं, जो PDM बनाए हैं लोग, उस PDM में आज़ाद समाज पार्टी का भी समझ लीजिए कि योगदान होगा। PDM क्या है? PDM का पूरा नाम मतलब?
पीडीएम का मतलब हो गया कि समझ लीजिए कि दलित, पिछड़ा और मुस्लिम। दलित, पिछड़ा, मुस्लिम। जी, ये पीडीएम है। और आज़ाद समाज पार्टी का बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा पे मानवेंद्र साहब का जो विचारधारा था, उस विचारधारा को फॉलो करती है। पीडीएम का नेतृत्व कौन करेगा यूपी में? यूपी में पीडीएम का नेतृत्व तो राष्ट्रीय लेवल की बात है। वो राष्ट्रीय हमारे प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी, और समझ लीजिए कि जो प्रदेश के लोग हैं प्रदेश के ही बागडोर संभालेंगे। और राष्ट्रीय लेवल पे हमारा गठबंधन समझ लीजिए कि अभी समझ लीजिए कि हरियाणा में हमारे आज़ाद समाज पार्टी और जेजेपी का गठबंधन हुआ है। जननायक जनता पार्टी। जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, जो अगले बार अभी भी एनडीए में अभी समझ लीजिए कि उसके उप मुख्यमंत्री वहाँ थे। तो उनके साथ हमारा अभी गठबंधन हरियाणा में चल रहा है। अभी समझ लीजिए कि अभी तो हमारे चंद्रशेखर भाई का कोई आदेश ऐसा नहीं हुआ है। ये जो इलेक्शन का माहौल जो बनाया आया है, कानून वन नेशन वन इलेक्शन, इस पर भाई जी की तरफ से कोई अभी रिएक्शन आपको सुनने को आया अभी तक? अभी हमारे समझ लीजिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा ऐसा कोई भी हम लोगों को कोई भी आदेश नहीं है। फिर भी हम लोग अपने विचार से समझते हैं कि जो हम लोगों का विचार है हम लोग अगर भाई ने इसको, चंद्रशेखर भाई ने इसको समर्थन दे दिया, तब नीचे के जो कार्यकर्ता हैं जिले लेवल पर, विधानसभा लेवल पर, उनका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, अगर भाई अगर ऐसा करते हैं तो भाई तो बगैर सोचे समझे करेंगे नहीं। फिर एक चीज़ जान लीजिएगा कि भाई जब तक अपने समाज के हित की बात ना हो, भाई उस पे विचार नहीं करते हैं। भाई को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को लागू करना है, इस पूरे देश में लागू करना है। तो भाई ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई हमारे समाज के एक ऐसे सिपाही हैं। क्योंकि ऐसा संभावना बताया जा रहा है कि एनडीए से निकली हुई पार्टी जननायक जनता पार्टी जो है, उससे आप गठबंधन करते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी या कि इस बात की क्या संभावना हम बना सकते हैं कि आने वाले समय में आप बीजेपी के साथ या बीजेपी के जो नीतियाँ होंगी उनका समर्थन नहीं करेंगे? ये समझ लीजिए कि पहले अगर इस पे विचार किया जाए तो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार लाई गई है। तो क्या बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बीजेपी की सरकार लाई गई? पहली बार अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में आई तो बसपा और भाजपा के गठबंधन से माननीय कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। माने आप ये कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी यूपी में आई थी वो बसपा की देन थी? जी, बिल्कुल, कहने की जरूरत ही नहीं है। इसमें आज अगर आप सर्वे कर लेंगे तो बसपा के 50%, भाजपा के 50% विधायक बसपा से ही निकल कर गए हैं। बसपा से ही 50% विधायक। आप मेरे सकलडीहा विधानसभा में माननीय सुशील सिंह जी है। इसी तरह समझ लीजिए कि आप कहीं भी जाएंगे देखेंगे तो सारे लोग बसपा से ही निकल कर गए हैं। तो बसपा के द्वारा नेता पैदा किए गए। आज बीजेपी मजबूत स्थिति में है उत्तर प्रदेश में, तो ये बहुजन समाज पार्टी के ही, क्योंकि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को भूल गई, वो सर्जन हिताय सर्जन सुखाय में आई और सर्जनों को टिकट मिला, सर्जन समझ लीजिए कि मंत्री बने, विधायक बने। आज अगर अपने अधिकारों की बात आती है तो अपने साथ चले गए। और भी हम एक मुद्दे पर बात करेंगे। अभी हाल में ये घटना घटी है बिहार में, नवादा जनपद में। वहाँ पे 80 से ज़्यादा जो महादलित कहे जाने वाले मुसहर समाज, माझी समाज के लोग हैं, वो सरकारी ज़मीन पर रह रहे थे, उनके घर को जला दिया गया। जलाने वाले भी दलित लोग ही हैं। इस पर भीम आर्मी का क्या रिएक्शन है? अभी तक कुछ इस पर बताएं। इसमें देखिए, अभी हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष ही बता पाएंगे, और इसमें बिहार की बात है तो अब वो जमीन, जैसा कि न्यूज़ में आ रहा है, वहाँ भीम आर्मी के लोग देखे गए हैं, उनका जो भी अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। तो बिहार के लोग तो जो कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय लेवल पर उस घटना को लेकर के क्या रिएक्शन है? कुछ आपको अगर मालूम है तो बताओ। नहीं सर, इसमें हम लोगों को कुछ अभी हमारे जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उस पर कोई भी आदेश पारित नहीं हुआ है कि वहाँ पे हम भीम आर्मी जाएगी, भीम आर्मी उस पर कुछ आवाज़ उठाएगी। तो क्योंकि वो दलितों की लड़ाई है, और दलितों की लड़ाई में समझ लीजिए कि दलित, अति पिछड़ा और अति दलित और महादलित, वहाँ पे समझ लीजिए कि महादलित और दलित महादलित। आपको क्या लगता है वो लड़ाई, कुछ लोगों का ऐसा कहना, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं क्योंकि पासवान समाज एनडीए के गठबंधन में, जो रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, उनकी पार्टी में
पासवान समाज रहता है तो पासवान समाज कहीं ना कहीं वो बीजेपी से अटैच रहता है। तो ऐसा लोगों का कहना है, ये जानकारी आ रही है कि वो आरएसएस और बीजेपी के द्वारा ही कराया गया घटना है। तो आपको क्या लगता है कि आरएसएस बीजेपी के कहने पर या उनके साजिश के द्वारा हुई है या फिर ये नॉर्मली तरीके से हुआ है? देखिए, अगर ऐसी बात करेंगे ना तो ये जान लीजिए कि जो बिहार में जो महादलित है, महादलित की आबादी जो लगभग में 2% है बिहार में, और लगभग में मान लीजिए आप कि लगभग में 1% लोग जंगल में ही वास करते हैं। जंगल में आदिवासियों की तरह 1% लोग जंगल में ही वास करते हैं। उनके पास शिक्षा नहीं है, उनके पास खुद की अपनी ज़मीन नहीं है। अगर सरकार कहती है कि नहीं हम दलित और महादलित के लिए काम करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि बिहार में हम लोग भी बहुत ऐसी जगह पे गए हैं, देखे हैं कि आज भी वहाँ लोग मड़ई और झोपड़ी में रहने पे बेबस हैं। बिहार की स्थिति हम बता रहे हैं। बिहार में आप चले जाइए, मुंडेश्वरी के बाद पतलोइयाँ है, उधर समझ लीजिए कि रामपुर है, बहुत से जंगलों में लोग रहते हैं और जंगलों में लोग स्थिति ये बन चुकी है जंगल में रहने की। बिहार के लोगों द्वारा अभी सूचनाएं आ रही है, ऐसा कहना है बिहार के लोगों का कि 2025 में बिहार का चुनाव है विधानसभा का, और इसी बीच में इस तरीके की घटनाएं हो रही है। तो इस घटना को चुनावी घटना के तौर पर बताया जा रहा है, पार्टियों का साजिश बताया जा रहा है। आपको क्या लगता है इससे किस पार्टी को फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा इस घटना से? इस घटना से देखिए, वहाँ पे जो फ़ायदा होगा तो केवल आरएसएस और बीजेपी को फ़ायदा होगा, केवल बीजेपी को ही फ़ायदा होगा। ना ही इसमें रामविलास पासवान को फ़ायदा होगा, चिराग पासवान को फ़ायदा होगा, और ना ही इसमें समझ लीजिए जीतन राम मांझी को फ़ायदा होगा, क्योंकि ये दोनों लोग लड़ेंगे तभी तो तीसरा विकल्प बनेगा। तेजस्वी के लिए आप क्या कहेंगे फिर? अब तेजस्वी के लिए समझ लीजिए कि तेजस्वी जी की बहुत बड़ी पार्टी है, और तेजस्वी जी को हम लोग देखे थे कि अभी समझ लीजिए कि जब उन्होंने महागठबंधन में सरकार बनाए थे तो वहाँ पे जातिगत जनगणना करवाए थे, और जातिगत जनगणना करवाए, लगभग में 3 लाख नौकरी दिए। तो तेजस्वी जी का जो काम है वो समझ लीजिए कि वो बिहार में बोलता है। बिहार में तेजस्वी जी का काम, ऐसी संभावनाएं बताई जा रही हैं कि 2025 के चुनाव में तेजस्वी जी का जो गठबंधन है उसमें वहाँ से बिहार से आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन में शामिल हो पाएगी। देखिए, तो राष्ट्रीय लेवल की बात है ना। अब समझ लीजिए कि हम लोग तो समझ लीजिए कि एक विधानसभा के कार्यकर्ता हैं, और राष्ट्रीय लेवल की बात हम लोग नहीं कर पाएंगे ना, जो कि राष्ट्रीय लेवल में हमारे जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी नहीं पता होता है कि नहीं हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी क्या निर्णय लाई है। केवल हम लोग प्रचारक हैं, केवल यानी कि हम पद पे हैं, फिर भी हम आज़ाद समाज पार्टी के एक केवल कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि जो वन इलेक्शन की बात जो चल रही है उस पर आज़ाद समाज पार्टी का लगभग क्लियर कट है कि वो इसके विरोध में है। हम अन्य पार्टियों का भी रिव्यू लेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस कानून पर अन्य पार्टियों की क्या रिएक्शन है, उनकी क्या सोच है, उनके क्या विचार है। बने रहे संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार अब बनारसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद।